नमस्कार दोस्तों, केबी क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2016 के जो मेंस के पेपर हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पेपर है हमने वो उठाया है हिस्ट्री से। यहाँ पे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पेपर का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे गए थे, क्योंकि आपको पता है कि 3 अप्रैल को जो है 3 अप्रैल को जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट हो चुका है उत्तराखंड पीसीएस द्वारा। 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जा चुका है। अब बारी है मेंस की। जिन बच्चों के मैं ये कहूँगा 90+ नंबर आ रहे हैं जनरल में, वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लें। अगर आपने इससे पहले मेंस की तैयारी नहीं करी थी और आपने सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा था, तो अगर आप अब मेंस के लिए पढ़ने के लिए रिजल्ट का वेट करते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे और रिजल्ट आपको पता है कि कम से कम 1 महीना बाद आएगा, तो तब तक 1 महीना आप क्या करोगे। तो उससे बेटर है कि आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। उसके बाद अगर आप रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन प्री निकलता है और उसके बाद आप तैयारी करते हो, तो आपके लिए फिर मेंस को टैकल करना एक टीडी खीर होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए आज ही से ही, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम अब ये देखते हैं कि जो मेंस का फॉर्मेट है थोड़ा उसको जान लेते हैं। तो आपको पता है कि मेंस में जो है टोटल 7 पेपर होते हैं, और इन 7 पेपरों में जो पहला पेपर होगा वो होगा भाषा का, यानी कि इंग्लिश आपका जो भी माध्यम है आप उसमें एक भाषा का पेपर देंगे, यानी कि एक लैंग्वेज का पेपर देंगे जो कि 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ठीक, ये भी बता दूं कि जो ये भाषा वाला पेपर है ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 35% नंबर लाना जरूरी होता है। यहाँ पे 33% नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 35% आपको नंबर लाने ही होंगे भाषा वाला पेपर में। ठीक, सेकंड पेपर की बात करें तो जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति से संबंधित होता है। और थर्ड पेपर की बात करें तो ये तीसरा पेपर जो है राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। और इसी प्रकार चौथे पेपर की बात करें तो चौथा पेपर आपका जनरली ज्योग्राफी कह लेते हैं, तो यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। पांचवा पेपर इकोनॉमी से होता है, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। छठा पेपर सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होता है, और सातवां पेपर जो होता है वो सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आपको जो 7 पेपर हैं वही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है अगर आपने पहले से मेंस की तैयारी नहीं की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 90+ नंबर बन रहे हैं जनरल वालों के, तो वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लें। और जो बाकी कैटेगरी हैं अगर उनके 90 के आसपास हैं, यानी कि 90 से ±5 हैं, तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, उनका भी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक चीज़ और बता दूं आपको। देखिए, मेंस के कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे, अगर आपको नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। बट कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिन पे आपको स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा और बिना उनको पढ़े आप कुछ नहीं लिख सकते हो। जैसे हिस्ट्री में एक ऐसा है कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, एंशियंट हो गया, मिडिएवल हो गया, इन दोनों से कम आपके 40% क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर जो है 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एंशियंट और मिडिएवल से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले आप एंशियंट जो सेगमेंट आपका कमज़ोर है उसको पकड़ बनाइए। दूसरा दूसरा जो पेपर है वो है यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग, वो है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चन तो करंट से टैकल हो जाएंगे, वो तो अच्छा है, लेकिन कुछ कोर साइंस पूछी जाएगी। जैसे हालांकि वो टफ नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो इसलिए जो जिनमें आपकी पकड़ नहीं है पहले आप उनको 1 महीने में उनको आप तैयार करिए, अच्छे से लेवल पे लाइए। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र। एथिक्स आपने अगर नहीं पढ़ा है पहले तो एथिक्स भी साथ साथ करते रहिए। और सामान्य अभिरुचि यानी कि आपको यहाँ पे जनरल मैथ्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैथ्स में जैसे होता है आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा मैथ्स को। ठीक है, यानी कि उनके आंसर डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा। ठीक, मान लो अगर आपको पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति इतना दिन में इतने काम को कर लेता है, ये है वो है, तो आपको वहाँ पे आंसर को टिक वाला सीन नहीं होता है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ
सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि आपने जो उत्तर निकाला वो कैसे निकाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। टोटल जो मेंस होता है वो आपको पता है कि 1700 नंबर का होगा। इसी से आपकी जो है 200 नंबर का जो इंटरव्यू है वो जोड़ के 1700 नंबर का टोटल मेंस होगा, और इसी से आपकी, इसमें से आप कितना नंबर लाते हो उसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। अगर आप प्रीलिम्स में आपके नंबर सिर्फ मार्जिन पे भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट करिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे मेंस के जो पेपर हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाए कि पढ़ना कैसा है, ठीक है, यानी कि कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन का नेचर क्या है जो पूछे जा रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले के रिपीट भी होंगे, ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, पर हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, पर उसी के आसपास भाषा थोड़ा चेंज करेंगे, रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको भी, पुराने पेपर को भी सॉल्व करना है। तो आइए अब हम आज का जो पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो पेपर है वो है भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और समाज एवं संस्कृति, ठीक। तो जो ये पेपर है, ये पेपर नंबर 2 है। पहला पेपर जो है वो भाषा का होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर जो पहले महत्वपूर्ण पेपर हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं। इसमें आपको पता है कि जो टोटल पार्ट है ना, इसमें ये अलग अलग पार्टों में ये पेपर होता है। यहाँ पे जो है 39 क्वेश्चन के आसपास हैं, उसमें से आपको कई पार्टों में कहीं पे 5 और कहीं पे 7 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। तो आगे देखेंगे क्या क्या है। तो जो पहला पार्ट है वहाँ पे आपको 15 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे 2 नंबर का होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको 20 वर्ड में प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बलि साधक यानी कि बाली साधक से क्या तात्पर्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है काफ़ी टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार भी अगर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को कर कर ले जाओगे। यानी कि 20 वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो 20 वर्ड में 1 या 2 लाइन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आपको पढ़ा होना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है भास्कराचार्य कौन थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए कुमार मात्य कौन थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको पढ़ा होना चाहिए एक बार। चौथा क्वेश्चन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये तो आपको पता है कि इसे लाख बख्श कहा जाता है, बट इन्होंने पूछ लिया कि क्यों कहा जाता है। आपको पता है कि इन्होंने दान जो है काफ़ी दिए थे, तो दान की वजह से ये अच्छा खासा दान देते थे, तो इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला, ठीक है। आगे बात करें कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो आप सबको पता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इनके बारे में आपको एक लाइन लिख देनी थी, और साथ में ये भी लिखना है, केवल ये मत लिख के आ जाना कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक जो है कौन थे, शंकराचार्य। तो ऐसे मत लिखना, अद्वैतवाद के बारे में एक लाइन और लिख देना कि अद्वैतवाद में क्या है कह के, ठीक है। तो इससे आपको जो है अच्छे नंबर मिलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए तो महमूद गवाह किस वंश से संबंधित है और यह क्यों विख्यात हुआ। ये भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आगे देखिए कि 4 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राजीव अहीर सर की जो बुक आती है, ठीक है, आधुनिक भारत की, उसमें ये जो पेपर है वो आसानी से टैकल कर लेता है, ठीक है। आगे देखें तो स्थानीय स्वशासन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और किस गवर्नर जनरल को इसका प्रमुख संस्थापक माना गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, लखनऊ समझौते, ठीक है, जो कि 1916 में के प्रमुख दोष क्या थे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था। एक तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो जो गर्म दल और नरम दल थे उनमें फिर से मित्रता हो गई थी। दूसरा क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस थे उनमें भी, ये भी आपस में एक हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि लखनऊ समझौते के बारे में उसके गुण और दोष क्या थे, 20 वर्ड में बताना है, ठीक है। और 1 या 2 दोष बताओगे तो काम चल जाएगा। अगला देखिए पंचशील से क्या तात्पर्य है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर पूछा है मणि या माणा क्या था, तो ये भी उत्तराखंड से संबंधित अब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड भी अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए थड़िया नृत्य का वर्णन कीजिए, उत्तराखंड में होता है। 20 वर्ड में लिखना है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है थड़िया नृत्य या उनके बारे में, बस छोटा थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार सिरतान से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार पूछा गया है कि तिंचरी माई कौन थी, ठीक है। तो तिंचरी माई किसे कहा जाता है, ठगुली देवी को कहा जाता है। उनके बारे में भी 1-2 लाइन बता देना है कि वो क्यों प्रसिद्ध हैं, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है पंच प्रयाग के बारे में आप क्या जानते हैं, 20 वर्ड में बताना है। 5 प्रयागों के नाम लिख लो
और वो कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं उसको भी आप बता सकते हैं, वहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो इस हिसाब से आप इसको टैकल कर सकते हैं। भाग 2 की बात करें यानी कि पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 50 वर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 50 वर्ड में लिखना है। जो पेंटेड ग्रे वेयर होते हैं उनके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर हूण आक्रमण से संबंधित अभिलेखित साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। यानी कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है, तो उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेसियर शब्द से आप क्या समझते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, बलबन की रक्त लौह नीति से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वो ही पूछ रहे हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नूरजहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अगस्त 1940 की घोषणा क्या थी। तो आपको पता है कि 8 अगस्त 1940 के टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। तो उस टाइम पे जो क्या थे, वाइस राय थे, वो कौन थे, वो थे लिनलिथगो, ठीक है। तो लिनलिथगो जो वाइस राय थे, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1940 की, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो घोषणा क्यों की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय क्या उद्देश्य थे। यानी कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, उनके क्या उद्देश्य थे इसको गठन करने के, उसके बारे में बताना है। अगला उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है कि गढ़वाली चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपको 50 शब्द में बताना है। अगला पेशावर कांड जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, इससे संबंधित कौन व्यक्ति हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसके बारे में भी आपको 50 शब्द में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कत्यूरी वंश के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि परीक्षा वाणी से हटके कोई अन्य पुस्तक है जो इतिहास के लिए अच्छी है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 50 वर्ड के लायक परीक्षा वाणी में कत्यूरी वंश के पतन के बारे में शायद नहीं बताया गया है परीक्षा वाणी में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन अगर और आ गए कि अन्य जो वंश हैं उनका पतन कैसे हुआ, ठीक, तो फिर क्या करोगे। तो अगर टाइम है, अच्छी से कोई बुक है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक। परीक्षा वाणी से हालांकि ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए, पर इस टाइप के क्वेश्चन बन गए तब क्या करोगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पार्ट थर्ड की बात करें अब, तो पार्ट थर्ड में कुल 7 प्रश्न हैं, यानी कि इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 अंक का होगा। और इसमें जो शब्द हैं यानी कि वर्ड लिमिट है वो 125 वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, 50 वर्ड के बारे में बताना था। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना है। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ पे मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में है, नीचे दायमाबाद है, ठीक है, नीचे दायमाबाद था। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और इधर है सुतकैनगगड़ोर, ठीक है, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के है इधर कोने में, ठीक है। तो सुतकैनगगड़ोर है यहाँ पे। तो इस टाइप से जो आपको बताना है, हो सके तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बड़े वर्ल्ड लिमिट में आते हैं, वहाँ पे आप इंडिया का जो है मैप भी बना सकते हो, ठीक है। इससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैगनस्थीज द्वारा वर्णित भारत पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि जो मैगनस्थीज हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या वर्णन किया है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि महाराजा जो रणजीत सिंह थे, पंजाब के थे, तो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो आपको बताना है। इसी प्रकार देखिए, शाहजहाँ के काल में शिक्षा एवं साहित्यिक विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो शाहजहाँ के जो काल था उसमें शिक्षा और साहित्यिक का जो विकास है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, उसका क्या उत्थान हुआ या पतन हुआ, ये आपको वहाँ पे बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए कितने जो है डीप जाके पूछे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे बताने का यही हमारा मोटिव है कि आप एक आइडिया लगा सकें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, ठीक है। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण के विषय में आप क्या जानते हैं। रामायण आपको पता है कि उत्तराखंड का एक फेमस
जो है मेला है, ठीक। और इसके बारे में आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में आपको पता है कि कई चीज़ें आती हैं, जैसे पांडुलिपियाँ हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार कोई किताब है, कोई बुक है। तो इस टाइप के जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि पुरातात्विक स्रोतों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो है कि अ, किसी गुफा के बारे में नहीं बता सकते। यहाँ पे आपको पुस्तकें, जो है पुस्तकें हो गए, जैसे ग्रंथ हो गए, इनके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे पुराण हो गए, इनके बारे में उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे पुराण हैं जिनके बारे में जिनमें उत्तराखंड की चर्चा की गई है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्ट 4 में आपको 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो 16 अंक का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 16 नंबर का होगा। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ जाती है 250 नंबर का, 250 वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समकालीन भारतीय शासकों के साथ हर्षवर्धन के संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम पे हर्षवर्धन के काल में जो शासक थे और उनके साथ हर्षवर्धन के संबंध कैसे थे वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के मौलिक शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि बुद्ध ने कौन कौन सी मौलिक शिक्षाएं दी हैं उनको आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह की राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। शेर शाह ने कौन सी राजस्व व्यवस्था अपनाई थी, वहाँ की राजस्व व्यवस्था कैसी थी, और कौन कौन से आर्थिक सुधार उसने किए थे वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के बहुआयामी स्वरूप को समझाइए, ठीक है। तो आर्य समाज जो था उसके जो आर्य समाज था उसके जो भी आयाम थे, यानी कि विभिन्न आयाम होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार के आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कई आयाम होते हैं। तो वो आपको बताना है, जैसे धार्मिक आयाम हो गया, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के में गोरखा शासन के दौरान राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड में कैसी राजनीतिक स्थिति थी वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद वंश के शासन व्यवस्था का विवेचना कीजिए, ठीक है। चंद वंश के समय शासन व्यवस्था कैसी थी तो वो आपको बताना है, ठीक है। इनकी कर प्रणाली कैसी थी, इनके आय का स्रोत क्या था, यहाँ पे समाज क्या था, ठीक है, समाज में किस टाइप की जो व्यवस्था थी वो प्रचलित थी वो आपको बताना पड़ेगा 250 वर्ड में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इसमें इतिहास की जो श्रृंखला है वो चल रही है और कुमाऊं कमिश्नर को पूरा कर लिया है हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।